हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान एंड आई एम चांदनी मूलचंदानी। आज हम अपने हिस्ट्री के थीम्स वाली एनसीईआरटी के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज सेकंड लेक्चर इन द सीरीज जहां पे हमने हिस्ट्री के एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का डिस्कशन शुरू किया हुआ है। सो आज हम बात करेंगे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स थीम 2 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको जानना कि दिस इज फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था उसके बाद का कंटिन्यूएशन है। थीम्स वाली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एंड अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कवर ऑल द एनसीईआरटीज, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, we have seen a number of factors which emerged at a same time, we can say, or a number of factors going on parallelly and which contributed in the development of next step which we are reading or which you would have read about Mahajanpadas. Yes, तो 6th century BCE में ऐसे बहुत सारे चेंजेस एक साथ हमने पाए होते हुए, जैसे कि 6th century BCE के टाइम पीरियड में आपने देखा, give me a minute, I'll show you in the book as well. यस, 6th century BCE के समय काल में आपने देखा कि देर इज एविडेंस देर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स। 6th century BCE का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में वी हैव सीन अ नंबर ऑफ न्यू टाउन्स इमर्ज्ड। बहुत सारे नए टाउन्स, नई सिटीज इमर्ज होती हैं। नॉट ओनली दिस, ऑल्सो वी हैव सीन दैट अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज द टाइम पीरियड जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम से शूट अप करता है। यस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम से हमें शूट अप करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, वो था ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। यस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि आयरन का यूज बढ़ता गया, और जैसे ही आयरन का यूज बढ़ता गया, आयरन पॉपुलर होता गया, लोगों ने आयरन की मदद से बहुत घने घने जंगल साफ करना शुरू कर दिए। घने जंगल साफ करके फर्टाइल लैंड में अपनी क्रॉप्स को वो आगे बढ़ाने लगे, क्रॉप्स को बोने लगे, और क्रॉप्स जैसे ही वो अपनी उगाने लगे, वहां पे सेटल्ड एक तरीके से रेजिडेंस भी देखे जाने लगे। लोग सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव ऑन करने लगे। जब लोग सेटल्ड हो गए तो जहां सेटल होंगे वहीं आसपास लोगों के नगर बसेंगे, राइट। तो हमने देखा बहुत सारे टाउन, सिटीज एस्टैब्लिश होते जा रहे थे। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बार मेंस का आपका सवाल भी था, जब हम आगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे कि क्यों हमें ज्यादातर नगर नदियों के किनारे बसे हुए दिखे थे एंशिएंट टाइम्स में। सो उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला तो ये कि नदियों के किनारे से कम्युनिकेशन अच्छा होता था। कम्युनिकेशन होने के कारण, पोर्ट्स का एक्सेस होने के कारण कम्युनिकेशन होता था। कम्युनिकेशन होने के कारण वो सारा का सारा सामान या क्रॉप्स या एक्सेस प्रोडक्शन आप ट्रेड कर सकते थे, और ट्रेड के लिए ट्रेड रूट्स बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होते थे। सेकंड, नदियों के किनारे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होने के कारण लोग वहां पे रहते थे और लोग वहां पे बसते थे, क्योंकि उनको क्रॉप और अपनी जो भी एग्रीकल्चर था उसको उगाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती थी। थर्ड इज दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और जो रीजन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि नदियों के किनारे ही लोग आए और बसे, और वहां पर बसने के बाद इट वॉज कंफर्टेबल फॉर देम फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो वहां पे नगर बसते गए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमने नदियों के किनारे ही नगर बसते हुए देखे इन एंशिएंट टाइम पीरियड, जो कि आपके मेंस का सवाल भी रह चुका है। ओके, चलिए, तो 6th century BCE के आते ही हमने बहुत सारे एविडेंसेस देखे, बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे साइमल्टेनियसली। आयरन का प्रोडक्शन बढ़ा, आयरन की यूज का हमने एविडेंसेस देखे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, नगर, टाउन्स वहां पे बसते गए। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने देखा था, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। यस, कॉइनेज का सिस्टम भी डेवलप होते हुए हमने देखा। कब, कैसे, कहां, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स, कॉइन्स आने के साथ करेंसी आ गई। करेंसी आने के साथ बार्टर सिस्टम के जो चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे थे, और कॉइनेज ने ट्रेड को और ज्यादा प्रमोट किया, कॉमर्स को और ज्यादा प्रमोट किया। अलॉन्ग विद दिस, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने पढ़ी होगी, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कंटेम्प्रेरी समय काल में ही आपके ग्रो कर रहे थे। द न्यू रिलीजन्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो हैव देयर टाइम पीरियड कंटेम्प्रेरी टू दिस, इमर्जेंस का टाइम पीरियड कंटेम्प्रेरी टू दिस।
राइट। सो अलॉन्ग विद दिस हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब के कारण हमने देखा नगर बसे और इन्हीं नगरों को जनपद कहा गया। इन्हीं जनपदों में जो सबसे बड़े नगर हुए उन्हें महाजनपद कहा गया। यस, अब जनपद वर्ड कहां से आया, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूं। जनपद, जनपद वर्ड का मतलब है जहां पे जन के पद पड़े, मींस लोगों के पैर पड़े। इट मींस जहां पे लोग सेटल होते गए वही जनपद हो गया, राइट। इट इज अ वर्ड फ्रॉम प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। और जनपद क्या हुए, नगर। जनपदों से ही जो इंपॉर्टेंट थे वो महाजनपदास के नाम से जाने गए। और कितने महाजनपदास थे इन टोटल, देयर वर 16 महाजनपदास इन टोटल, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। महाजनपदास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं। लिस्ट बहुत ही लंबी है, मतलब 16 नाम है, बट आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती और भी बहुत सारे महानगर हैं जिनके नाम आपको डायग्राम्स में भी इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। और इसमें भी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद की बात करें तो वो है मगध का महाजनपद। जी, मगध कैसे, क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये साइड में जो बॉक्स है इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस का मतलब लिखा हुआ है, ये भी पीवाईक्यू के रूप में आप देख सकते हो। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, दीज आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये वो राइटिंग्स हैं, वो लेख हैं जो कि हार्ड सरफेस पर लिखे हुए मिलते हैं, मतलब सॉफ्ट सरफेस नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिटन ऑन एनी सरफेस, गलत हो जाएगा। हार्ड सरफेस यानी स्टोन हो गया, मेटल हो गया, पॉटरी हो गया, वहां पर जो भी कार्विंग्स आपको देखने को मिलती हैं वो इंस्क्रिप्शंस के रूप से जानी जाती हैं। और इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं जिसमें राजाओं महाराजाओं के उनके समय कालों की गतिविधियां, एक्टिविटीज, आइडियाज, ये सब वो लिखवाते थे और लोगों तक भी इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अपनी जो है कमांड्स को, अपनी विशेष को पहुंचाया करते थे, राइट। वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स कहा जाता है इन्हें। अपने समय काल का, समकालीन समय का रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। जो भी राजा महाराजा डोनेशंस देते थे वो भी हमें इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से देखने को मिलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपदास के बारे में जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि महाजनपदास में अगर हम पॉलिटी की बात करें या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमें एक तो महाजनपदास में देखने को मिलते हैं कि वहां पर मोनार्कीज थी और दूसरा आपको कहीं कहीं ओलिगार्कीज भी देखने को मिलेंगी। मोनार्की मतलब राजतंत्र, ओलिगार्कीज मतलब कुलीन तंत्र। मोनार्की मतलब द महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स, बट कुछ महाजनपद थे जिन्हें गण या फिर संघ भी कहा गया, गण्स या फिर संघास भी कहा गया। दीज वर द ओलिगार्कीज यानी कुलीन तंत्र। ओलिगार्की का मतलब हुआ कि कुछ कुलीन वर्ग के पास शासन हो, या फिर रूल ऑफ फ्यू आप कह सकते हैं इसको आसान भाषा में। रूल ऑफ फ्यू मतलब कुछ राजा थे, इट वॉज नॉट वन किंग बट मल्टीपल किंग्स, कुछ राजा थे जो कि वहां पर राज किया करते थे। बुद्ध और महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर इन्हीं गण्स को बिलोंग करते थे। महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू दीज गण्स ओनली, राइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी थी। हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए आपकी एनसीईआरटी में, जिसको कि आपको रेफर करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं मगध की कहानी की तरफ। जी, मगध की कहानी की तरफ बढ़ेंगे तो मैंने आपसे कहा कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मगध, जो कि आज के बिहार में है। बात करते हैं मगध के बारे में। ओलिगार्की की भी डेफिनेशन दी है, इट इज रूल ऑफ फ्यू, ये भी आप देख लेंगे। चलिए उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और डेवलपमेंट आप देखते हो, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपने देखा कि धर्म सूत्र उनका भी आपको गठन देखने को मिलता है या लिखे हुए कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। इट वॉज 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स जब हमने देखा कि ब्राह्मणों ने धर्म सूत्र कंपोज करना शुरू कर दिया, बिगेन कंपोजिंग धर्म सूत्रास। दीज वर द संस्कृत
टेक्स्ट्स। अब मैं आपको ये कहानी क्यों बता रही हूं? क्योंकि धर्म सूत्रों के अनुसार ये जायज था कि आप किसी और के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लें, या फिर अगर आप पड़ोसी देश को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं तो इट इज अ लेजिटिमेट वे ऑफ अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, जो कि आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इफ रेड कर रहे हैं आप ऑन नेबरिंग एरियाज, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध जीत रहे हैं या रेड कर रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, सो इट इज अ लेजिटिमेट वे ऑफ अक्वायरिंग वेल्थ। ये धन संपत्ति इकट्ठा करने का बिल्कुल लेजिटिमेट तरीका रहा। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं मगध पर। मगध आपका आज के बिहार में है। बहुत या सबसे पावरफुल महाजनपद मगध ही इमर्ज होता है। क्यों? ये भी आपका मेंस का एक क्वेश्चन रहा। Why it was Magad which became very popular and why Magad has lost relevance today? ये भी एक सवाल बन सकता है, राइट? तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी के पिछड़े हुए प्रदेशों की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम आपके सामने है, पर यही आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो मगध जो है वो सबसे ज्यादा फलता फूलता क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। सबसे पावरफुल महाजनपद आपको मगध देखने को मिलता है। सो वाई? द थिंग इज दिस स्टूडेंट्स, देयर आर मल्टीपल रीजंस। इस पैराग्राफ से ही ये आंसर आप निकालेंगे और इसका आंसर ये है कि यहां पर एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, कृषि बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों अच्छा था? बिकॉज इट वॉज द फर्टाइल एरिया। यस, इट वॉज द फर्टाइल एरिया ऑफ गंगा दोआब, राइट? देन आफ्टर दैट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वहां पर थी, और गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास होने के कारण चीप ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल था। तो ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे थे, और आपको तो पता ही है कि जहां पे ट्रेड रिलेशंस अच्छे, वो तो प्रदेश फलेगा फूलेगा ही। ये इतिहास गवाह है इसका, ये इतिहास कहता है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एंशिएंट टाइम्स में। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आयरन माइंस, जो कि अभी के झारखंड में चले गए, आयरन माइंस भी वहां पर प्रेजेंट थे। आयरन माइंस के होने के कारण बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे वेपन्स, जिससे जमीन को और ज्यादा फर्टाइल बनाया जाए या जमीन को साफ किया जाए, खेतों को लगाया जाए, बोया जाए, इन सब में मदद कर रहे थे। देन आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बिशियस किंग्स भी मगध को मिले। मगध वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एम्बिशियस किंग्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, वही जिनसे आचार्य चाणक्य का जो है वार्तालाप हुआ था, जिनको हटा करके आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सारे रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स भी सही समय में मगध को मिले। अब मगध की अगर कैपिटल की हम बात करें तो मगध की कैपिटल पहले तो शुरू में राजगृह थी। राजगह भी आप पढ़ेंगे, राजगृह भी पढ़ेंगे, और ये आज का राजगीर है बिहार का। उसके बाद थोड़े समय के बाद हमने क्या देखा कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, जो कि आज का पटना है। और पाटलिपुत्र में जब ये जो शिफ्टिंग हुई वो 4th सेंचुरी बीसीई में होती है। फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यहां से जो है आपका पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो जाता है। इसी मगध पर स्टैब्लिश होता है आपका आगे मौर्यन एम्पायर, यस, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो अब क्या होता है? पाटलिपुत्र पटना मगध की कैपिटल थी, एंड फाइनली यहां पे हम देखते हैं इसी मगध के एरिया पर मौर्यन एम्पायर आपको स्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। कब? 321 बीसीई में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, वही महापद्मानंद जिनको हटा करके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से मौर्यन वंश की स्थापना करी थी। जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो लगभग 150 साल का इतिहास है मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का अगर हम एक्सटेंड देखते हैं तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वेस्ट में हो गया, वहां से लेकर के और उड़ीसा के कलिंग उड़ीसा तक एम्पायर था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम सम्राट अशोक का नाम पढ़ते हैं, जो कि उनके पोते थे, ग्रैंडसन थे। और सम्राट अशोक ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया मौर्य वंश को विस्तृत करने के लिए, को और ज्यादा का विस्तार करने के लिए, को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, राइट? चलिए अब मौर्य वंश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मौर्य वंश के फाउंडर रहे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक इनके बहुत इंपॉर्टेंट एक मौर्य वंश के लीडर रहे। मौर्य वंश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब से हमें मौर्य वंश की इंफॉर्मेशन मिलती है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिटेल्स देती है, मौर्य वंश के सोर्स को कंट्रीब्यूट करती है।
एंड मेगास्थनीज खुद कौन थे तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीस से आए थे और ग्रीक दूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। उसके बाद कौटिल्य या आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स देती है अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ओके जी, चलिए मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें उसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन, पुरानिक लिटरेचर से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड वी हैव सीन अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अशोका ऐसे पहले रूलर थे, स्टार मार्क अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपने मैसेजेस अपने सब्जेक्ट्स के लिए लिखवाते थे ऑन सम सर्फेसेस लाइक रॉक्स, लाइक पिलर्स। यानी वो क्या चाहते थे पब्लिक से, या वो क्या मैसेज देना चाहते थे अपनी जनता को, वो रॉक्स या पिलर्स पर निहित कराते थे, उस पर लिखवाते थे। और अशोक का धम्म जो था उसका भी प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने, धम्म का भी प्रचार प्रसार पिलर्स के माध्यम से ही किया। तो धम्म क्या था? अब धम्म जो है वो एक डॉक्ट्राइन था, या आप कह सकते हैं सिंपल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स थे। सिंपल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स थे जी, बहुत ही आसान। और वो सिद्धांत थे जो कि सार्वभौमिक रूप से हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं। यूनिवर्सली पीपल यूज टू एक्सेप्ट दीज प्रिंसिपल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल बड़ों की सेवा करना, गरीब की मदद करना, सबको समान भाव से सबका व्यवहार करना, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक जीवन यापन के तौर तरीके थे, सिद्धांत थे, जो कि सार्वभौमिक रूप से हर जगह एक्सेप्ट किए जाते थे। ओके जी, अब धम्म जो है, धम्म को प्रमोट करने के लिए धम्म महामत अधिकारियों के नाम थे, अधिकारियों की पोस्ट थी, जो कि सम्राट अशोक ने इनकी नियुक्ति की थी। पूछा जाएगा कौन थे? सो दे वर द ऑफिसर्स हु यूज्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म ऑल अराउंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे तो मौर्यन एम्पायर के 5 पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी। ठीक है, पाटलिपुत्र कैपिटल था और बाकी 4 नाम आपको पता है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी। अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें ये देखने को मिलता है। और अशोक के इंस्क्रिप्शन में पियदासी नाम जो है वो सम्राट अशोक के लिए यूज किया हुआ हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक का एम्पायर या फिर मौर्य वंश का एम्पायर कहां तक एक्सटेंडेड था, तो जहां जहां तक हमें ये इंस्क्रिप्शंस मिले हम कह सकते हैं वहां वहां तक ये सम्राट अशोक का एम्पायर एक्सटेंडेड था। जैसे कि NWFP पाकिस्तान का, आंध्र प्रदेश साउथ में, उड़ीसा ईस्ट में और उत्तरांचल, उत्तराखंड जो कि आज का है, उत्तरांचल उड़ीसा ईस्ट में। ठीक है, तो ये कुछ बाउंड्रीज थी मौर्य वंश की। एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, वो ये है कि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें मौर्य वंश के समय काल में, तो बेसिकली 6 सब कमिटीज हमें देखने को मिलती हैं जी। एक मिनट मैं मार्क कर देती हूं, हमें 6 सब कमिटीज देखने को मिलती हैं, 6 सब कमिटीज, जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती हैं। यहां पे पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 है आपकी नेवी, नंबर 2 है आपकी ट्रांसपोर्ट की कमिटी, नंबर 2 है आपकी ट्रांसपोर्ट की कमिटी, नंबर 3 है आपकी फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक जो थे वो, चौथे थे पथिक सैनिक आप कह सकते हैं, चौथे हैं आपके हॉर्सेस, 5वां चेरियट्स और 6वां एलिफेंट्स। इसमें जो ट्रांसपोर्ट वाली कमिटी है उसका काम था कि सैनिकों के लिए खाना कहां से आएगा, जानवरों के लिए चारा कहां से आएगा, उसके अलावा बुलक कार्ट्स कहां से आएंगे, क्योंकि बुलक कार्ट्स ही तो वेपन्स कैरी करेंगे। इन सब का ध्यान ट्रांसपोर्ट वाली कमिटी रखा करती थी। ओके जी, तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कि आपको याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट अब आ जाती है साउथ की कहानी। तो साउथ की कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम किंगशिप के नोशंस की बात करते हैं इन साउथ, सो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ में इस समय चोल, चेर, पांड्य, इनका नाम आपने पढ़ा हुआ है। चोलास, चेरास और पांड्यास, ये आपको तमिलकम
जो कि तमिल कंट्री का पुराना नाम है। यहां पर 3 किंगडम्स आपको देखने को मिलते हैं। आज के आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के कुछ कुछ हिस्से को मिला करके तमिलकम नाम जो है वो आपको देखने को मिलता है। यह तमिलकम क्षेत्र देखने को मिलता है, जहां पे चोल, चेर और पांड्य एक्सट्रीम साउथ में 3 किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं। राइट, अब हम थोड़ा जान लेते हैं स्टूडेंट्स, चीफ और चीफडम्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चीफ डम्स कहा गया था इन्हें क्या कहा गया? इन्हें चीफडम कहा गया। किंगडम में किंग इंपॉर्टेंट होता है, चीफडम में चीफ इंपॉर्टेंट होता है। चीफ कौन होता है? एक पावरफुल व्यक्ति जिसकी पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पोजीशन हेरिडिटरी हो सकती है या पोजीशन हेरिडिटरी नहीं भी हो सकती है। वो अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट जुटाता है, किनफोक अपने संबंधियों से सपोर्ट जुटाता है, और उसके बाद वो मुखिया है तो वो स्पेशल रिचुअल्स को फॉलो करेगा, लीडरशिप करेगा। कहीं भी कोई युद्ध हुआ, वॉरफेयर हुआ या कहीं भी कोई झगड़ा हुआ तो उसके निवारण के लिए आर्बिट्रर बनकर के वो सामने आएगा। वो अपने सबऑर्डिनेट से गिफ्ट रिसीव करता है, हाँ जी करता है। टैक्स कलेक्ट नहीं करता, क्योंकि टैक्स वो कलेक्ट करेगा जो अथॉरिटेटिव है। यहाँ पे चीफ क्या है? आप कहिए कि फर्स्ट अमंग्स द किनफोक, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, तो वो अपने सबऑर्डिनेट से गिफ्ट तो रिसीव कर सकता है चीफ, पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। और बहुत बार वो अपने गिफ्ट्स को अपने ही अनुयायियों में, अपने ही सपोर्टर्स में बांट देता था। उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी या कोई रेगुलर ऑफिसर्स नहीं होते थे, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल यहां पर आप देखेंगे कि चीफ डम्स या चीफ इनफॉर्मल होते थे कंपैरेटिव टू किंगडम्स और किंग कंपैरेटिवली। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स की फ्रॉम द साउथ किंगडम्स, कुछ फैक्ट्स की, नॉट कॉन्सेप्ट्स बट फैक्ट्स। तो जहां पे हमने चेर, चोल, पांड्य बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में देखे, हमने आज का जो प्रेजेंट है महाराष्ट्र है उसके आसपास के एरिया में, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, या वहां पर वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में सातवाहनास देखे। चेर, चोल, पांड्य नीचे, उसके थोड़ा ऊपर सातवाहनास देखे, जो कि 2nd सेंचुरी बीसीई से लेकर के 2nd सेंचुरी सीई तक हमें रूल करते हुए दिखते हैं। उसके बाद हमने शार्क्स का भी रूल देखा। किसी किसी किताब में, किसी किसी एनसीईआरटी में आपको शार्क्स की स्पेलिंग ये देखने को मिलेगी, SAKAS। शार्क्स का भी रूल देखा। ये कौन थे? ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। दे वर द सेंट्रल एशियन पीपल, जो कि आए हुए थे और सेंट्रल एशिया से विदेशी थे, आकर के भारत में ये बसे हुए थे। राइट, ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न एरिया में आपको रूल करते हुए दिखते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फिर कुषाण भी आपको देखने को मिलते हैं। अब ये कुषाण कब आए? तो कुषाणों का समय काल आप देखते हो 1st सेंचुरी बीसीई से लेकर के 1st सेंचुरी सीई तक देखने को मिलता है आपको। इनका बहुत विशाल किंगडम था, सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक बहुत बड़े एरिया में कुषाण्स भी रूल कर रहे थे, बट हाँ ये ज्यादा साउथ की तरफ नहीं थे, नॉर्थ में ही सीमित, हमें नॉर्थ और सेंटर में ही सीमित हमें देखने को मिलते हैं। एंड स्टूडेंट्स, कुषाण जो हैं उनके लिए ये जाना जाता है कि इन्होंने डिवाइन किंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जी, डिवाइन किंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया मतलब इन्होंने गॉड लाइक किंग्स की बात की कि हम जो है भगवान के पुत्र हैं, तो राजा जो है वो भगवान से तुलनीय है, भगवान से कंपेयर किया जा सकता है, ईश्वर से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि किंग्स आर गॉड लाइक। ओके, और ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है चाइना के राजाओं से, क्योंकि चाइनीज किंग खुद को सन ऑफ हेवन बताते थे, हेवन के पुत्र हैं, स्वर्ग के पुत्र हैं, स्वर्ग से भेजे गए हैं। वैसे ही कुषाणों ने भी बहुत सारे टाइटल्स को ओन किया, जैसे कि देवपुत्र का टाइटल। ये टाइटल्स के माध्यम से उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि वो देवपुत्र हैं और हाँ वो ईश्वर के भेजे हुए हैं या ईश्वर से तुलनीय है, सन ऑफ गॉड या देवपुत्र, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि यहीं पर हमें 4th सेंचुरी बीसीई के समय काल में गुप्त वंश देखने को मिलता है, गुप्ता इंपायर देखने को मिलता है 4th सेंचुरी बीसीई के समय काल में। गुप्ता रूलर्स आपको देखने को मिलते हैं और ये समय काल प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। राइट,
गुप्त वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो प्रशस्ति से मिलती है, कॉइन्स से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है और लिटरेचर से मिलती है। इसी सीरीज में आप सबसे इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति का, जिसको आप इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये संस्कृत में कंपोज हुआ था और ये हरिसेन द्वारा कंपोज हुआ है, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। जी, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा कंपोज की गई है। और हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। समुद्रगुप्त वन ऑफ द वेरी पॉपुलर किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज, जिनके सिक्कों पे वो वीणा बजाते हुए भी दिखे हैं, तो म्यूजिक के भी बहुत बड़े लवर थे समुद्रगुप्त। ठीक है जी, चलिए, तो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के हरिसेन। उसके बाद हमें एविडेंसेस मिलते हैं सुदर्शन लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पीवाईक्यू है। सुदर्शन लेक की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सुदर्शन लेक कहाँ है? गुजरात में है। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं, आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि शाक राजा थे रुद्रदमन, वो सुदर्शन लेक को क्या कराते हैं? वो सुदर्शन लेक को आपके रेजुविनेट कराते हैं, या फिर वो आपके सुदर्शन लेक को रिपेयर कराते हैं। वो सुदर्शन लेक को रिपेयर कराते हैं, राइट? वो सुदर्शन लेक को रिपेयर कराते हुए आपको दिखते हैं। ओके, और सुदर्शन लेक आपके गुजरात में है। सुदर्शन लेक की अगर हम बात करें तो ये मौर्यन टाइम पीरियड में उनके लोकल गवर्नर्स ने बनाया था, लेकिन इसका जो आपका रिपेयरमेंट है वो रुद्रदमन शाक राजा ने कराया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी क्लास के। So till then, stay tuned on Proxy Gyan and revise whatever you have studied. Make short notes of your NCERT so that you can revise it when your examinations are near. Thank you so much.